मतलब 2 महीने के बच्चे को कपड़ा हटा के देखा कि वो लड़की है कि लड़का है, तो लड़की थी। अगर शायद वो लड़का होता तो उसको भी मार देते वो लोग। और आने के बाद में एक गुजरात में 3,500 आदमी से उन लोगों ने मेरे वालिद साहब का कत्ल किया। किसी एक आदमी ने भी मैंने देखा है किसी को हत्या करते हुए थाना इंचार्ज के? किसी एक आदमी ने देखा है कि वो शानेली था मारने वाला? आप अल्लाह को पहचानिएगा नहीं, ईश्वर को आप पहचानिएगा नहीं, तो आप आदमी की क्या कदर कीजिएगा? किसी का मर्डर किया या करवाया? ये एक पॉलिटिशियन दिमाग में डाल सकते हैं कि हाँ अंसारी इनके खिलाफ। अंसारी क्या मुसलमान नहीं है? अंसारी क्या समाज के बारे में नहीं सोचते, इंसानियत के बारे में नहीं सोचते? लोग का कहना है सानिया अली जी के लिए जेल तो घर है, पूरी मतलब ऐशो आराम की चीजें। और किसी भी केस में गवाही खिलाफ नहीं होती। अब लोग उसको गलत कहते हैं कि दबंगई से खिलाफ नहीं होती है, तो फिर केस कैसे होता है? एक सवाल है सोशल मीडिया पर सैयद कुरैल खान का। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। बात है 90s के दशक की। गांव था शमशाबाद इमामगंज। आप पहचान ही गए होंगे हमारे साथ आज कौन बैठे हुए हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम है शानिया अली खान। आप सभी लोग शानिया अली खान को कई सारी वजहों से जानते होंगे। सिलसिला तब शुरू हुआ जब माओवादियों का डर और खौफ उर्स पे था, और खौफ इस कदर था कि पुलिस और प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती है। उस जमाने में, उस समय में सानिया अली खान जी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा सनलाइट सेना। आगे की कहानी हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की जुबान से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सानिया अली खान जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है द अनफिल्टर टॉक्स। इसमें सब कुछ अनफिल्टर होता है। हम लोग जो बात करते हैं बिना फिल्टर के बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, और अब तक का सफर कैसा रहा? जी बहुत उतार चढ़ाव का रहा है। बहुत ज्यादा जिंदगी में हमको मेहनत किया है समाज के लिए। मेरी पैदाइश हुई है शमशाबाद गांव में। मेरे गार्जियन लोगों ने बताया था कि पैदाइश मेरी शमशाबाद गांव में हुई थी। वैसे ज्यादा हम रहने लगे, मेरी दादी ने पोसा हमको, पाला है। तो स्यूती बारह गांव का नाम था, है भी अभी, लेकिन घर नहीं है। तो वहीं हम बड़े हुए वहीं से, और शमशाबाद में रह के पढ़ाई भी करते थे, मदरसे भी, स्कूल भी जाते थे। और मेरी माँ नहीं थी, खत्म हो गई थी 6 महीने छोड़ के, 6 महीने के जब थे हम। तो इस वजह से पढ़ाई मेरी उतनी ज्यादा नहीं हो सकी। स्कूल मदरसे तक ही मेरी तालीम रही, और फिर बस यही उस टाइम की एक लाइफ थी। तो शिक्षा, आप जैसा हम जानते हैं कि आप जमींदार घर से, जमींदार घराने से बिलोंग करते हैं, तो आपने क्यों शिक्षा प्राप्त नहीं की? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक तो घर के मतलब मेरी कही कि अम्मा खत्म हुई थी, तो उस तरह की हमको तरबियत ऐसे पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन नहीं कही कहीं मेरी किस्मत में नहीं था ज्यादा इल्म को हासिल हुआ करना। तो इसीलिए अभी बस जितना किया है वही बता रहे हैं। फिर भी कहाँ तक पढ़े हैं? स्कूल में पढ़ते थे, मिडिल स्कूल में और मदरसे में। और इतनी तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो समाज के लिए और सारे दीन के लिए, और उतनी इल्म है मेरे पास। मदरसा से आपने शिक्षा? मदरसे से भी, स्कूल भी किया है, स्कूल भी पढ़ा है। आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर एक किसान थे, कहीं की जमीन थी 350 एकड़ मेरे वालिद साहब के नाम से जमीन थी। वो जमीन के चलते उनकी माओवादियों ने हत्या किया 91 में, 91 में जी। और वो पूरी जमीन काफी साल तक वो पलित रही। अभी कुछ लोग, सारे मेरे लोगों ने बेच दिया, मेरी कुछ है थोड़ी। तो अब 90 इसी वो मेरे वालिद साहब किसान ही थे बस। तो सर, जब आपके फादर की हत्या हुई जैसा कि आपने कहा, जी, तो उस वक्त आप गांव में ही रहते थे या फिर? सेवती बारह गांव में रहते थे, लेकिन जिस दिन हुई थी घटना जी। मेरे पिता वालिद साहब की, उस टाइम हम गांव में नहीं थे। उस गांव में नहीं थे, कोठी गांव में थे। और हम लोग को सुबह में पता चला कि मेरे घर को 4 घर था, तो वो सारे को जला दिया गया, लूट लिया भी उन लोगों ने और सब ले गए। और मेरे वालिद साहब, मर्द में एक वालिद साहब थे, जो उनको कत्ल कर दिया गया, ज़ब्ह कर दिया गया, गला काट के। इसका मकसद क्या था? और 2 महीने के बच्चे को कपड़ा हटा के देखा गया कि ये लड़का है कि लड़की है। एक माओवादी है जो अपने आप को कहता है कि हम, तो उसने 2 आदमी मतलब 2 महीने के बच्चे को कपड़ा हटा के देखा कि वो लड़की है कि लड़का है।
तो लड़की थी, अगर शायद वो लड़का होता तो उसको भी मार देता। कपड़ा हटा के देखने का मकसद क्या था? आगे का 2 महीने कंपटीशन की रखा बच्ची। हुआ था। जी, आगे बड़ा अगर लड़का होगा तो आगे वो बड़ा होकर के बड़ा होगा, उसको भी बदला लेने का हाँ, सोचेगा। मतलब पूरा वो वाला गुंडा वाला जी, पूरा, माइंडसेट। पूरा, पूरा, पूरा। ये बेसिकली इसके पीछे मकसद क्या रहा उन लोगों का? मकसद रहा जो बस ज़मीन ज़मीन की। ज़मीन होगी और एकदम जो है उस टाइम जो है अजीब तासुफ़न उन लोगों ने रख किया और एकदम हैवानियत, नहीं कोई डिमांड किया, नहीं कोई माँग किया, नहीं कुछ हम लोग से किसी तरह की भी कोई फ़रमाइश नहीं की कि आप पैसा दीजिए या गल्ला दीजिए या आपके मेरे फ़ादर का जो नाम था कि वो ऐसा गलत करते हैं, कुछ इल्ज़ाम नहीं। ला के सिर्फ़ आए वो लोग और आने के बाद में एक गुजरात में 3,500 आदमी से उन लोगों ने मेरे वालिद साहब का कत्ल किया। ऐसा सिर्फ तो भाई आपके परिवार के साथ हुआ या वहाँ के और भी नहीं, थे? बहुत से मुसलमानों पूरे इलाके में हुआ और वो सैकड़ों मुसलमान उस इलाके के मार दिए गए। जो एक औरत को 4-5 बच्चे हैं थे, 4-5 बच्चे, उनके मर्द को सब मार दिया गया। एक बिस्किट देने वाला एक बच्चे को नहीं था, जिसको माओवादियों ने कत्ल किया, मार दिया। एक-एक घर को 5-5 आदमी को मारा और इस बेरहमी से मारते थे जैसे वो आदमी को नहीं मार रहे। तो सर किसी को हाँ, उस सिचुएशन में, उस दौर में आपने कैसे अपने आप को जब बड़े हुए तो किस माहौल में बड़े हुए? क्या लगा कि आपको भी उसी लाइन में जाना है या फिर आपको एक नेक इंसान बन के समाज सेवा में लगाना है? क्या सोचा उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? मेरे माइंड में चल रहा था कि देखिए उस वक़्त प्रशासन कोई काम साथ नहीं दिया। वो लोग को कोई ना अरेस्टिंग होती थी ठीक है? और नहीं कुछ किया। तो हम लोग को लगा कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई है और इस बेरहमी से किया उन लोगों ने। इतने शरीफ नेक आदमी को, जो आज भी गाँव वहाँ पे मौजूद है, कोई उनकी शिकायत कोई भी पूछ ले तो नहीं कर सकता है कि उनकी हत्या इतनी बुरी तरीके से किया। तो हम लोग को एक लगा कि इनसे लड़ना चाहिए आदमी को और ये देशद्रोही है, जिनको जो जो पुलिस वालों को जो कहिए कि कोबरा बटालियन या सीआरपी जो भी है, जी। तो उनकी लाश पेड़ पर टंगी रहती थी, जो प्रशासन उड़ाते डरती हैं। थी? हाँ, प्रशासन उनसे वहाँ डरती थी? प्रशासन की लाश को जब उड़ाते थे ट्रक उनका ये लोग, तो उनकी लाश पेड़ पर टंगी रहती थी, राइफल पेड़ पर टंगा रहता था। तो ऐसे लोगों से लड़ना लगा कि ज़रूरी है, फर्ज़ है। तो तो ये कुछ साल चला था हम लोग का। आपके पिताजी का देहांत के बाद ये जीवन में आपके मोड़ आया जी, कि आपने फिर उनके विरोध में हथियार उठाया। जी। हथियार का मतलब लड़ाई झमेला हमने किया, ऐसा कोई हम लोग के पास ना हथियार था, ना कुछ था, लेकिन हम लोगों ने एक माहौल बनाया, उनके खिलाफ हम लोगों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया। ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने माहौल बनाया। तो ये जो सनलाइट सेना कही जाती है, सनलाइट सेना सनलाइट सेना का नाम उन लोगों ने दिया। वो पर्चा गिरा के कहते थे, जब उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते थे, तो उसको सनलाइट उन लोगों ने कर दिया। सनलाइट सेना, सेना नाम की कोई चीज़ नहीं थे हम लोग। ना कभी ऐसे लोग कोई अरेस्टिंग हुई, ना ऐसा कोई हथियार अरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास था ही नहीं। ऐसे कोई सस्ता सेना भी नहीं थी, जिसको अरेस्ट कभी किया जाए। पूरे कहिए कि समाज के लोग, उसमें हिंदू समाज के भी लोग थे, सारे समाज के लोग, जो उनसे ज़ुल्म प्रताड़ित है। प्रताड़ित थे, वो उनसे जो है उनके खिलाफ जो थे वो सब मेरे साथ थे, हम लोग के साथ थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इल्ज़ाम है या इसमें कितनी हकीकत है आप बताएँ कि रंजीत सिंह नामक एक ज़मींदार थे जिन्होंने सनलाइट सेना का स्थापना किया। फिर बाद में उन्होंने आपको एज़ अ चार्ज दिया, फिर सनलाइट सेना इस तरीके से आगे नहीं, बढ़ी। नहीं, नहीं, ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रंजीत जी थे, एक अलग थे, वो भी माओवादी के खिलाफ थे, वो भी बहुत उनके साथ गलत हुआ था, तो वो भी उसके खिलाफ अपनी मजबूती उन्होंने बनाया था, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिकली नक्सलवाद से लड़ने के लिए आपने ये रास्ता चुना और जो आपको कहीं न कहीं इल्ज़ाम में लिप्त कर देता है कि जी। कुछ-कुछ गलत इल्ज़ाम है या सही है वो तो जी, जी, जी। कोर्ट का फैसला है। जी। तो अब आगे ये बताएँ कि कैसा रहा आपका सफ़र कि उस इल्ज़ाम से निकल कर फिर कई सारे इल्ज़ाम लगे जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा। जी। तो वो सफ़र कैसा रहा वहाँ से लेकर जेल जाने तक और जेल से निकलने तक? बहुत कठिनाई का सफ़र रहा और बेबुनियाद हमको केस में नाम डाला जा रहा था और हम प्रशासन बोलते थे कि ये सब काम में हम नहीं, ये सब हम नहीं करते हैं। कोई भी बैड काम हम नहीं करते। जो उनके खिलाफ जो लड़ाई है, उनके खिलाफ जो अगर कोई आदमी है, तो उसके लिए दिल खोल के हम साथ थे और उसके लिए लड़ने के लिए भी अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती, तो हम लोग थे।
बस इतनी ही सी बात थी। उसको जो है हमको एक क्रिमिनल दे दिया गया नाम। क्रिमिनल क्या होता है? क्रिमिनल तो हम है नहीं। क्रिमिनल होता है जो बैंक लूटे, किसी का घर लूटे, किसी की पैसा लेके किसी को हत्या करे। तो क्रिमिनल हम नहीं थे। क्रिमिनल हमको नजरिए से बोला गया। कुछ लोग बाद में हर के गांव में हो जाते हैं, कुछ लोग वे खिलाफ हुए जो भी क्रिमिनल पुलिस के सामने, किसी के सामने, बस इतनी सी बात। जिला परिषद का चुनाव आपने लड़ा निर्विरोध और आप जीते। जी। निर्विरोध तब होता है जब किसी का खौफ हो, लोग डरते हैं विरोध में खड़े होने से। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? निर्विरोध नहीं हुए थे, इलेक्शन लड़े थे महाराष्ट्र जी। उसमें कई कैंडिडेट खड़े थे, हिंदू जात के भी, यादव भी थे, मुसलमान भी थे। वो सारे लोग के बीच में मेरी हमको लोगों ने सपोर्ट किया था। ये गलत है कि आप निर्विरोध लड़े? हाँ, निर्विरोध नहीं लड़े, इलेक्शन लड़े। बाद विरोधी थे इलेक्शन में? हाँ, विरोधी थे। आपने भारी मतों से जीत 5-6 आदमी थे, 6-7 आदमी, 8 आदमी भारी मतों से जीत हासिल की, जिला परिषद बने। जी। उसके बाद की जिंदगी बताइए कि जिला परिषद बनने के बाद क्या चेंज आया पहले की लाइफ में और जिला परिषद से के बाद की लाइफ में क्या चेंज हुआ? देखिए, समाज का काम तो जब से हम होश आवाज संभाला, वो बिल्कुल बहुत ईमानदारी से लोग की बात सुनते थे। कोई भी लोग मेरे पास आ गया, अब किसी के बहन को बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, किसी को मार रहा, पीट रहा, तो लोग आ गए, तो हम जहाँ तक होता था उनको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करते थे, और करते हैं और मिला देते हैं। तो ये असल मेरा काम है, ऐसा सुनने वो आज भी हम करते हैं। ऐसा सुनने में आया कि आप खुद से खुद का एक अलग दरबार बनाया करते। जनता दरबार। अरे भाई, जनता दरबार जो है वो किस चीज का? जब लोग आ गए, अब 100-200 लोग आ गए, तो जाहिर सी बात है, बात चल रही है, तो उसको दरबार बोल रहा है। लोग अपनी समस्या लेके लोग आए। गांव में मेरे से बहुत सीनियर लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन वो समाज की कोई मोहब्बत नहीं है। वो काम किसी की कोई आए भी तो कुछ नहीं सुनते थे, ना वहां के मुखिया, ना सरपंच, ना जितने भी ओहदे पे लोग हैं, ना विधायक, ना एमपी। तो जब मेरे पास आते थे तो हम उसकी बात सुनते हैं और उनका काम करते हैं, उनको सब समझाओ बुझाओ करते हैं, बस। AIMIM से टिकट लेने का ख्याल आप रखते हैं? अभी फैसला नहीं हो सका है कि आप किस क्षेत्र से, किस विधानसभा से लड़ेंगे, लेकिन आप शौक रखते हैं इलेक्शन लड़ने का, और इसके बारे में आप जो भी बता सकिए। अरे इसमें भी देखिए, एक हम भी एक समाज के ही लिए चाहते हैं कि अगर कोई ओहदा आपके पास पावर है, तो कोई भी, हम किसी भी हम पार्टी के लिए हमने बहुत काम किया, और 2 बार कहीं की कैंडिडेट जीते वहां से, हम लोग की मेहनत से, और जिसमें सारी आवाम जानती है वहां पे, तो कहीं कुछ नहीं। मांझी जी की बात। हाँ, तो अभी भी वहां जी जी बिल्कुल। अब हम लोग को बोल दिया जा रहा है, अब समझिए कि हम भी तो मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं ना। अब हम लोग को कठमुल्ला बोला जाए या एक अलग हुड आउट लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाए, तो क्या हमको खराब नहीं लगेगा? आपको पावर में बैठाया हम लोग ने मेहनत करके, और आपकी जबान इतनी चलने लगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये आप मांझी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, मांझी नहीं, कोई भी अगर कैंडिडेट इस तरह की बात अगर करते हैं जीतने के बाद, ये कोई भी इस तरह का बिहेव समाज के खिलाफ करते हैं, तो हम लोग तो समाज से है ना, हम लोग को बुरा लगेगा ना। आपने हम पार्टी में प्रयास नहीं किया टिकट पाने? नहीं, कभी हम पार्टी को नहीं बोला कि आप टिकट दीजिए, और नहीं, कभी इस तरह की मेरी बात नहीं रही मुझसे। अच्छा, बीच में ये भी सवाल आता है, कितना अरसा आप अपनी जिंदगी का जेल में गुजारे और क्या रहा? जेल में हम बहुत साल रह गए, और सिर्फ किसी को मदद करने में, छुड़ाने में मेरा नाम आया। हम कलकत्ता भी एक केस में फंस गए थे, जो बिल्कुल बेबुनियाद। कहिए कि अगर हम ये सफाई दे अभी कि आप लोग के सामने बैठ के, मीडिया के सामने अपनी सफाई दे रहे हैं, इसको अल्लाह बेहतर जानता है, जो हर चीज को जानता है, जो बिल्कुल हम निर्दोष है वहां। और उस केस में हम 9.5 साल जेल में रहे, और बेबुनियाद केस में, और जितने भी मेरे पे केस है वो सब झूठ, मेरा नाम डाला गया, और किसी भी केस में गवाही खिलाफ नहीं होती। अब लोग उसको गलत कहते हैं कि दबंगई से खिलाफ नहीं होती है, तो फिर केस कैसे होता है? अरे दबंगई से कोई आज की कोई सुनता है किसी की? सब अपने आप में हीरो है लोग। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देते हैं। गवाही मतलब निर्दोष हम है, वो लोग लगता है गलत नामा है इसमें। आप वैसे ऐसे ही पूछे जाए, एंटरटेनमेंट के लिए आप किस जेल में रहे हिंदुस्तान के? हम गया जेल में रहे हैं, हजारीबाग भी रहे हैं, कलकत्ता में भी रहे हैं। जेल की जिंदगी और बाहर की जिंदगी कितना अंतर है? जेल की जिंदगी वो दुनिया की सबसे बैड जगह है,
और वहाँ पे आप पूरा बेबस होते हैं। और हमारे सिस्टम जो है देश का, ये कहीं पूरे देश का, आप कहीं भी जेल में तो हर जगह के लोग मिलते हैं, कि वो एक जानवर की ज़िंदगी है आपकी। अगर आप अल्लाह ना करे जेल में कोई भी जाते हैं, तो ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना नहाने का, आपको पानी नहाने का नहीं मिलता है जल्दी। तो कैसे बताया जाए? अगर शिकायत करते हैं तो भी गलत है, क्योंकि इस देश में रहते हैं, इस जगह में हम रहते हैं। अफ़सोस की बात है कि जो पावर में लोग हैं, ये सारी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। आदमी को जानवर से भी बदतर परेशान है। जानवर को माँ-बाप लोग कह रहे हैं, लेकिन आदमी को जो है आजकल अपना नहीं समझ रहे हैं। एक इंसान, और जानवर को माँ कहते हैं। जानवर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जी समझा ना? और जानवर को के लिए किसी को कत्ल कर दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। ये सोचिए कि कितने शर्म की बात है कि ऐसे देश में हम लोग, अल्लाह ने हम लोग को पैदा किया। ऐसे खुशी भी है, हिंदुस्तान जैसा प्यारा देश, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हुक्मरान हैं, जिनको पावर है, और वो इस चीज़ पर बल्कि उसको हवा दे रहे हैं, बल्कि उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जेल में अभी भी कई ऐसे बंदी हैं, जिनको अगर कुछ रुपया अगर मिल जाए तो वो अपना बेल कराकर बाहर निकल सकते हैं। कुछ चंद पैसे, कुछ चंद परेशानियों की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुज़र-बसर कर रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल सही है, उनको कोई सहारा नहीं है, कोई बिस्किट एक देने वाला नहीं है उनको, कुछ नहीं देने वाला है, बहुत परेशान है। काफ़ी दिन से जिनकी सज़ा होना चाहिए 2-4 महीना, 6 महीना, वो सालों से जेल में हैं, बहुत ज़माने से जेल में हैं। एक आदमी 22 साल पे छूटे हम लोग के टाइम में, कोई 32 साल में छूटा, 32 साल लगातार जेल में। बिना कोई उन पे संगीन जो आरोप संगीन लगा बस आरोप है, अरे भाई सत्य नहीं उसकी हुआ। कानून एक है कि आप 14 साल की को आपको जेल को काटना है, और 14 साल में आपको रिलीज़ होना चाहिए। आप उसको जो है रिलीज़ करते ही नहीं है। आप क्या इंसान नहीं है? आप पे अगर झूठा केस लग जाए, मर्डर केस, और आपको जेल में डाला जाए, आपको कैसा लगेगा? वो थाना इंचार्ज थे, बाराचट्टी के थाना इंचार्ज कुछ जेल में चले गए थे। पूरे स्टाफ डीएसपी आए, वो उनको पता चल रहा है कि जेल क्या होता है। वो जेल में, और वही पकड़ के भेजते थे। आज वही जब आ गए जेल में, तो उनको समझ में आया कि क्या होता है जेल। इंसान की कदर हम लोग के, हमारे देश में अभी नहीं है। आप कह रहे हैं कि जेल में बहुत कठिनाई है, सच्चाई भी है। लोग का कहना है सानिया मिर्ज़ा जी के लिए जेल तो घर है, पूरी मतलब ऐशो आराम की चीज़ें वहाँ, ऐसी अफ़वाह है। बताइए आप लोगों को इसमें क्या कहना अरे चाहिए? भाई, जैसे अब जो कह रहे हैं, उन्हीं उन्हीं से पूछ लीजिए कि एक बार देख तो लेते कि शान अली जेल में कैसे रहता है। सब तो बात ये वाली बात बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? ये ज़रूर जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जेल में रहते हैं, तो जो हम कोई भी बैड काम नहीं करते। किसी के खिलाफ कोई राजनीतिक, कोई पॉलिटिक्स, कोई जेल प्रशासन के खिलाफ, तो प्रशासन, जेल प्रशासन जानता है, ये बिल्कुल व्हाइट आदमी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रशासन बाहर का जाने या ना जाने, लेकिन जेल का जानता है कि आदमी व्हाइट है। तो क्या कभी न्यायालय से आपको कभी सहारा नहीं मिला कि इन सब चीज़ों से आप बरी हो जाएँ? देखिए बेल हुआ, समझा ना? सहारा मिला हमको, जैसे इसको लगा कि ये केस में जो है कुछ नहीं है, इसको फँसा के डाल दिया गया है, तो हर केसों में मेरे बेल दिया गया है। और कहिए कि इसको एक मतलब जो जज होते हैं, इस चीज़ को देखा कि ये केस में कुछ नहीं है, इसको डाला गया जेल में, बेल दिया है। तो आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, अच्छे बहुमत से, लोगों के प्यार से जीता। जी। तो उस वक़्त आप क्या समाज सेवा किए? उसके बाद आप जीवन में क्या ऐसा समाज सेवा का काम किए, जो लोग चाहें कि आपको जिताएँ और आगे भी आप इस तरीके से समाज सेवा करते रहें? देखिए वो ऐसे ही समाज का काम ऊपर वाले ने हमसे लिया है, कि लोग कहता था कि ये वो वोट को, एक हम लोग का कुकर छाप था, जो जिस जिला परिषद से खड़े हुए थे, जी, तो पंचायत चुनाव। सिंबल था कुकर छाप, कि कुकर छाप को वोट अगर दोगे तो गला काट देंगे। एक कमज़ोर, जिनको मुसलमान में जो अंसारी मुसलमान में कहते हैं कमज़ोर, और कमज़ोर थे भी वो, जिस्मानी कमज़ोर नहीं थे। उनको कहा गया कि अगर वोट आप दीजिएगा कुकर छाप को, तो आपका गला आके काट देंगे। उसने कहा कि इस वोट के लिए तो गला भी कट जाएगा तो कोई बात नहीं है, लोग लेकिन इसलिए इसी को वोट देंगे। ये क्या है हमने समाज का काम। लोगों का दिल जीता है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ने जो भी दिया है, वो ज़मीन पे बैठ के देख लीजिए। अच्छा कोई ऐसा काम बताएँ, सामाजिक काम जो जिला परिषद बनने के बाद आपने ऐसा किया जो आपको दिल में लगा कि हाँ, मेरा जिला परिषद बनना देखिए कंप्लीट है? किसी को हमने ठीका पट्टा या बहुत सी योजना ये नहीं दिया,
क्योंकि सरकार ने जिला परिषद जब हम लोग बने तो सारी योजना को हटा दिया गया। और थोड़ा हम क्या था कि एक बदनाम आदमी भी थे, जैसे कि एक हाईलाइट आदमी, तो ब्लॉक जाना या और भी ऑफिशियल में जाना, वो लेडीज सीट है वहां से, तो वो लेडीज सीट जिला परिषद लेडी बनी, तो हम कर नहीं सके उतना, जो सरकारी योजना होती है उतना हम काम नहीं कर सके, लेकिन समाज का उससे बड़ा काम हमने किया है, जो लोग को दिल में एहसास है इसके बारे में। मतलब इसका मलाल है आपको कि हम उतना काम नहीं कर हाँ, ये तो है। ये वो काम अगर हम ब्लॉक जाते या और भी जिला में जाते तो बहुत से काम को ला सकते थे, ऐसा कोई ऐसा जैसे काम और लोग लाते हैं। अच्छा कोई ऐसा काम तो हुआ होगा 5 साल के दरमियान में, कोई ऐसा काम हुआ होगा जिसमें जैसे आपको लगा वो काम करने के बाद हाँ, मेरा जिला परिषद बनना है? हम कोई भी काम जो करते हैं ना, तो वो जिला परिषद के टाइम से नहीं करते हैं। जिला परिषद तो अभी 12 में बना थे, 12 में, तो ये तो समझिए कि 1991 से ही चल रहा है, जो वो काम हम कर रहे हैं। जिला परिषद हम रहे ना रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे ना रहे, वो मालूम नहीं, लेकिन पूरा समाज का काम होता है इंशाल्लाह। और कहीं कहीं के भी लोग आ जाते हैं मेरे पास, तो कोई भी उनकी बात सुनते हैं, और जहां तक हम सोचता जान से करते हैं। कब आपको ऐसा लगा कि आप एमआईएम पार्टी ज्वाइन करें और एमआईएम पार्टी बेहतर पार्टी है, और क्यों ऐसा लगा? देखिए, एमआईएम पार्टी जो है ना, वो इसलिए सबसे बेहतर है आज के डेट में, जब से एमआईएम आई है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में अख्तरुल इमान साहब हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं आदिल हसन साहब, तो ये सारे लोग जो जिस तरह से पूरे समाज की सोच रख रहे हैं और समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये उनको सैल्यूट करने की जरूरत है। और सभी लोग को, सभी लोग को, सारे समाज को अपनी जात पात हट के एमआईएम के साथ आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत की बात, समाज की बात और उसके हक की बात, एकदम दबे कुछ लोगों की बात है, जिनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उसकी आवाज उठी वहां। ओवैसी साहब से आप कभी मुलाकात की? नहीं, हमने अभी तक भी नहीं। मन है? हाँ बिल्कुल, अब हम उस पार्टी में गए तो हमारे लीडर हैं, तो कहे नहीं, वो अभी आने वाले हैं, गया भी हम लोग प्रोग्राम इंशाल्लाह उनका होने वाला है। जी, फेवरेट विधानसभा क्षेत्र कोई होगा आपका, जहाँ से आप सोचते होंगे कि मुझे अगर इन केस टिकट मिले तो उस जगह से मिले, उस जगह में चांस मेरा है, लोग है मेरी, सपोर्ट है मेरा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सभा हम लोग जो भी छोटी मोटी रफी आदमी भी किया, बहुत ज्यादा लोग की मोहब्बत मिली, और हर समाज के लोग थे वहां पे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो वहां से भी है, यहाँ भी लोग आज बारिश की वजह से कुछ लोग आए, समझा ना। तो देखिए, जो पार्टी भी डिसाइड करेगी, तो इसी पे डिपेंड है, तो पार्टी का फैसला, जहाँ से टिकट हमको देगी वहां से ही। तो एमआईएम पार्टी आपको लगता है कि मगध क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी? हाँ, लड़ेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप उसके बेहतर दावेदार नहीं? नहीं, दावेदार नहीं, हम तो पार्टी के आदमी हैं, वो तो डिसाइड उनका होगा ना, जो लोग है कि भाई इनको खड़ा करना है, यहाँ से सीट निकल सकती है, तो खड़ा करेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे। पिछली बार 4 विधायक आपके बी के गए, भाग गए पार्टी छोड़ करके, क्या वजह लगती है आपको? बड़ी वजह देखिए, क्या अब वो पैसे के लालच में हो सकता है कि शायद, यही तो लगता है कि पैसे की लालच में हो सकता है, जो बदल जाते हैं, जो उनका कोई वजूद होता है समाज में, इस बार वो 4 ये संगठन में है उनकी कोई इज्जत? उस 4 विधायकों को इस बार एमआईएम याद करेगी फिर से, या फिर नहीं, बिल्कुल हमको तो नहीं लगता है याद करेगी, कोई और कैंडिडेट आ जाएंगे वहां। नहीं, वही पैसा जो इस्तेमाल किया है राजद उनको देने में, वही पैसा एमआईएम को दे दो। नहीं, एमआईएम इस तरह से नहीं बिक सकती है, वो ऐसे लोग थे जो चले गए, वो कहने के। एमआईएम का गठबंधन लगता है आपको किसके साथ, आप मतलब लगता है कि एनडीए या फिर इंडिया? देखिए, इसके बारे में तो वो बता सकते हैं, वो लोग अख्तर ईमान से इस बता तरीके सकते से हैं। है कि एमआईएम अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है जी, और इंडिया अलायंस जो है वो भी अपने आप को सेक्युलर पार्टी जी, कहती है, तो इंडिया अलायंस आपको अपने साथ लेना क्यों नहीं चाह रही? अब पता नहीं क्यों नहीं चाह रही है, पूरी जो यही है, एक सामाजिक पार्टी तो एमआईएम है। क्या इस तरीके से आपकी पार्टी में धब्बा नहीं ना है कि आप भी सेक्युलर नहीं, आप भी सेकुलर नहीं है, कट्टरपंथी पार्टी? ये तो वो लोग मैसेज दे रहे कि कट्टरपंथी है। अभी देख लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज उठाई गई है, अभी जाके बाहर गए असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरे हिंदुस्तान से चुन के भेजा गया ना, तो वो क्या बोले और क्या करके आए, बीजेपी वाले भी तारीफ कर रहे थे, तो सोचा जाए, सोचिए ना। कहीं आप और बीजेपी वाले कोई अवतार नहीं अलग से है ना, जैसे ये रही बात थी कि पूरे समाज के लोग देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्या है, आने वाले वक्त में
सारे लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। कितना सीट पे चुनाव लड़ेगी हमारी? ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। अच्छा, अगर आपको इस बार सीट नहीं मिले तो आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको आला कमान में बेहतर जगह देगी, पद कोई देगा? वो देखिए, अभी हम सदस्यता एमआईएम में बिल्कुल दिल से हम चले आए हैं। अब वो हमको टिकट दे या हमको ओहदा दे ना दे, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं। एमआईएम में ही रह करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करना ये है। मेरा माइंड खुद इस तरह का है जिससे हमने चूज किया कि यही एक सही है जो समाज को आगे दबे बढ़ाने कुचले की बात का। हाँ, दबे कुचले के लिए। और ऐसे लोगों से तो हम लोग भी पूरी हमदर्दी रखते हैं। गरीब से, गूंगों से, बहरे से, जो गूंग आवाज बोल नहीं पाते हैं, उनको हम लोग घर में बैठाते हैं अपने बिस्तर पे, जी। जो पूरा वो एक कहिए कि पूरे खलासी के टाइप से भी रहते हैं, गंदे, जो सुनते भी नहीं बैठते भी नहीं, तो उसको भी हम लोग अपने गद्दे पे, जो घर में हम लोग का घर है, वहाँ बैठाते हैं पूरी मोहब्बत से। और वो मुसलमान ही नहीं है, कोई भी बिरादरी का। जी। कट्टरपंथी अब हम लोग ही को कहता है, हमको भी कह सकता है कट्टरपंथी, लेकिन जो समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, वो जो जानते हैं और जो शायद ये न्यूज वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये सही कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एमआईएम पार्टी पर दाग तो है कि वो मुसलमानों की पार्टी है और बिहार में बड़ा मुसलमानों का तबका राजद को वोट देता है, तो आपको लगता है कि एमआईएम इस बार अपने मुसलमान वोटर्स को रुझा पाएगी अपने तरफ? अरे पूरे मुसलमान इंशाल्लाह इस बार आएंगे, देखेंगे। अभी पूरी अल्लाह ने चाहा तो पूरे आएंगे, मुसलमान ही नहीं सारे लोग आएंगे, मुसलमान तो है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस पार्टी में ये मेन लीडर जो है मुसलमान है। ये मुसलमान को खौफ इलाही रहती है, और अल्लाह की है जो जिम्मेवारी है ना किसी चीज की, कल अब अल्लाह पाक के यहाँ जाइए तो पूछा जाएगा ना कि आपको ये ओहदा दिया गया था, आप समाज के लिए क्यों नहीं किया, तो वहां ये थोड़ी पूछा जाएगा क्या मुसलमान के किया कि नहीं, हिंदू के लिए किया कि नहीं, सिख के लिए किया कि नहीं, सारी इंसानियत के लिए पूछा जाएगा। तुमने अल्लाह की मखलूक सब है ना, तो सारे लोग के लिए भी पूछा जाएगा। उसकी पकड़ है अल्लाह की, जिसके अंदर खौफ इलाही है वही देश को सबसे अच्छा चलाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि इसके चीफ भी मुसलमान है। अरे भाई, मुसलमान में तो समाज के खिलाफ कहाँ पे हैं? ऐसा बिहार में क्यों नहीं होता है कि आप अपने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष किसी गैर मुसलमान को बना दें? बनावेंगे, वक्त आने पर बनाएंगे, वैसे लोग आएंगे तो बनेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे बनेंगे इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात है। खुद ही पे आएंगे, हो सकता है कल के ऐसे लोग जुड़े जो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। उम्मीद अगर रखते हैं आप क्यों नहीं, को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। एमआईएम जितनी तेजी से जा रही है, वक्त आने दे इंशाल्लाह देखेंगे। वैसे जी का एक सपना भी है कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम है, एक ना एक दिन वो दिन आया कि एक मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने। हाँ बिल्कुल, हकीकत है। बिल्कुल ऐसे मुसलमान, देखिए आज के जो मुसलमान भी कुछ है ना, वो ऐसे लोग की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग मुसलमान आ जाए जो वाकई वो पूरे इंसानियत की मोहब्बत, हमदर्दी रखते हैं। ऐसे लोग को ना बैठा दिया जाए मूर्त बना के, जो कोई समाज के लिए कुछ काम करे। ऐसे लोग को बनाया जाए जो वाकई पूरे रिलैक्स महसूस करे उस पूरे स्टेट में लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग, कोई भेदभाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये जो जितने इतने तरह के जो बखेड़ा भी कर रहे हैं लोग, खड़ा कर रहे हैं सरकार में रहकर, ये कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह एमआईएम जब आएंगे। इस बार तो नया मोर्चा भी आया है, जन स्वराज, और मुस्लिम वोटर्स उधर भी अपना वोट डालने के वो लिए एक सब, देखिए ये सब कलाकार लोग हैं, ये सब जबरदस्त कलाकार लोग हैं, वो सब अपनी कला पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, और उसको जो भी एक अच्छे लोग हैं वो बिहार के लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या सोच रखते हैं प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के बारे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? में? किस तरीके से, किस नजरिए से उनको देखते हैं? अरे कुछ नहीं, उनसे तो मेरा कोई ताल्लुकात है नहीं। बीजेपी से उनका मामला है या फिर वो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो कलाकार हैं, कलाकार ऐसा फील होता है। और कलाकार दोनों। हाँ, उनके बारे में इतनी तो ऊपर वाले ने दिया है सलाहियत, जो समझ में आता है कि एक कलाकार चीज है, बस अपनी कला इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं एमआईएम को नुकसान करने में कहीं उनका सबसे बड़ा हाथ हो? बिल्कुल, वो है, बिल्कुल आरजेडी को भी नुकसान देंगे वो, मतलब भाजपा को फायदा, लेकिन एमआईएम को इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। पहले हो जाता, अब नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो। पहले हो जाता, अब नहीं होगा, मगर नहीं तो इंशाल्लाह नहीं होगा। राजद अगर कहे या इंडिया अलायंस आपको कहे कि एमआईएम हमारे साथ शामिल हो जाए, या आप ही प्रयास कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, तो आप चले जाएंगे? जब लोग अगर वे उसमें अगर सारे डिस्कस होगी और एक दूसरे में तालमेल बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। और अगर राजद आपके साथ या इंडिया अलायंस आपको साथ ले ले
और आपके विधानसभा क्षेत्र से या आपके नजदीकी विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दे जो मुसलमानों के हक का नहीं हो, तो आप क्या उनका साथ दें? उसको हम लोग उसको देखेंगे वो आदमी कैसा है। तब साथ दें, बिल्कुल पार्टी कहेगी तो। नहीं, उसको टिकट भी नहीं देने दिया जाएगा ऐसे लोग को। वक्फ बोर्ड पर जो समाज के लिए खिलाफ हो, जो लड़ाता बजाता हो, जो उसकी पॉलिसी एकदम अलग टाइप की हो, ऐसे लोग को समाज में या एमआईएम में कहीं भी जगह थोड़ी है। हम लोग जब जुड़े तो हम भी अपने अपने लोगों को, अपने जो हमारे भाई हैं, जो पटना में है, जो हमारे लीडर हैं ओवैसी साहब, उनके तक ये बात रखी जा सकती है। वक्फ बोर्ड पर आप क्या अपना रहे? वक्फ बोर्ड एकदम प्योर गलत है ना। वक्फ बोर्ड तो वो प्योर मुसलमानों के खिलाफ है, प्योर खिलाफ है, जो बहुत बड़ा ये हम लोग के साथ जितना भी कहा जाए कम है, कितनी मजम्मत किया जाए। सरकार अपने अंडर में लेना चाहती थी। जैसे ये कभी भी आप सक्सेस हो सकते हैं, अब ये सब करके सक्सेस होइएगा नहीं, सरकार का ये कहना है कि सरकार जो जमीन मुसलमानों, दबे कुचले मुसलमानों को जिनके हक में वो जमीन होनी चाहिए या उसका फायदा पहुंचना चाहिए, उसका फायदा पहुंच नहीं पा रहा है, तो सरकार चाहती है कि वो हम जमीन अपने अंदर करके उसका हक या उसका फायदा उन गरीबों को पहुंचाए, गरीब मुसलमानों को पहुंचाए जिन तक नहीं पहुंच रहा। तो सरकार भी तो सही कह रही ये है। उनकी जो है ना, वो एक गंदी पॉलिसी है ना, ये गंदी पॉलिसी। उसका पूरा जब वक्फ बिल जो होती है, एक एक मजहब के नाम पे उसको दे दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसे है, वो बनाने की चीज होती है, वो किसी को पर्सनल यूज करने की चीज नहीं होती है। आप मानते हैं इससे पहले जो मुतवल्ली हुआ करते थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मान लीजिए, तो उन गरीब मुसलमानों को उसका हक या फायदा पहुंचाए हैं आज तक? कहा नहीं पहुंचा है, पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। अरे कैसे नहीं पहुंचा है। आप मस्जिद की तरफ जाएंगे तभी तो एक इंसान को पहचानेंगे कि हम क्या हैं। आप अल्लाह को पहचानेंगे नहीं, ईश्वर को आप पहचानिएगा नहीं, तो आप आदमी की क्या कदर कीजिएगा। अपने मजहब को आप पहचानिएगा नहीं, तो मदरसा मस्जिद ही तो आपको सिखाएगा। जब आप ये दो चीज आप नहीं समझिएगा तो कैसे हम आपकी कदर करेंगे। आपके बारे में हमको इल्म ही नहीं है, आपसे सिर्फ नफरत हमको समझा दिया गया। जब तक आप दीन की तालीम नहीं लाइएगा, मदरसे की तालीम नहीं पढ़िएगा, या अच्छे आप स्कूल में जिससे एक समाज के लिए अच्छी बात सिखाई जाती है, आप ऐसी जगह नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे आप इल्म सीखिएगा। मदरसा में ऐसी तालीम दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। लोगों का और गैर लोगों या भाजपा का कहना है ऐसा कि मदरसा में नफरत फैलाने की तालीम दी जाती देखिए भाजपा के बाद देखिए किसी को पर्सनल टारगेट तो नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी समाज के, जो भी मुसलमान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ और जिस तरह की इस तरह की बात बोला जा रहा है, वो उनको कुछ इल्म ही नहीं है, उसको कोई इल्म नहीं है, उनको कोई इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है, इस्लाम क्या चीज है। आप मानते हैं कि भाजपा के आने के बाद हिंदू मुसलमान में दूरी बढ़ी है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये तो काम ही हो रहा सर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ इंडिया अलायंस या फिर जमियतुल वक्फ बोर्ड के जो इंडिया की अथॉरिटीज है उसने विरोध प्रदर्शन के लिए पटना गांधी मैदान बुलाया था। क्या एमआईएम उसमें शामिल हुई थी? जी एमआईएम शामिल हुई थी। आप शामिल हुए? हाँ हम भी गए थे, हम लोग भी गए थे। जैसे कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप पर खुद पर इल्जाम है लोगों का कि कुछ दिन पहले आपने कोठी में पदस्थापित एक दरोगा का हत्या का आरोप और आप इल्जाम आप पर लगा ऐसा, तो उससे एक इंडिविजुअल बिरादरी जिसको अंसारी कहते हैं वो खफा है आपसे या हमेशा खफा रहती है। अगर एमआईएम या किसी भी पार्टी से अगर विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो क्या आप मानते हैं कि वो बिरादरी, अंसारी बिरादरी आपका सहयोग करेगी उससे? बिल्कुल करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि उनको मालूम नहीं, अगर उनको बताया जाएगा हकीकत, हकीकत कुछ और है ना। आप बताएं। देखिए हम किसी जात पात से नहीं रखते हैं, एक तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इससे ज्यादा ये और अंसारी और पैठान और शेख सैयद क्या होता है हम नहीं जानते हैं। हम मुसलमान जानते हैं कलमे का शरीफ। और अगर कोई आपको कोई किसी केस में बेवजह फंसाया जा रहा है, किसी एक आदमी ने भी मैंने देखा है किसी को हत्या करते हुए थाना इंचार्ज के, किसी एक आदमी ने देखा है कि वो शानेली था मारने वाला। आप कोठी थाना है, वहां जाइए, एक सुनी हुई बात, एक हवा बनाया गया उसको, एक मेरे नाम पे बना दिया गया। तो ये चीज अगर किया जाए तो गलत है ना। तो आप उन वोटर्स को या उस कम्युनिटी को कैसे रुझाइएगा कि भाई हमारी हमारी कोई उनसे रंजिश है ही नहीं,
ये एक पॉलिटिशियन दिमाग में डाल सकते हैं कि हाँ अंसारी इनके खिलाफ है। अंसारी क्या मुसलमान नहीं है? अंसारी क्या समाज के बारे में नहीं सोचते, इंसानियत के बारे में नहीं सोचते? एक अच्छे लोगों को, जिस जो पूरी मोहब्बत हमदर्दी रखता है आपसे, आप चले आइए मेरे इलाके में, कोई भी अंसारी से पूछ लीजिए हमारे कोई खिलाफ है? जिस जगह में ये कांड हुआ, ये घटना हुई और जहां हम रहते हैं, कोई एक बच्चा, ये एक औरत, ये एक मर्द कह तो दे कि हाँ किसी हम अंसारी के खिलाफ है, किसी शेख के खिलाफ है, किसी पैठान के खिलाफ है। कुछ व्यक्ति रूप मामला हो सकता है, ये पर्सनल किसी से मामला हो सकता है, लेकिन समाज के हम खिलाफ हैं, उस दिन अल्लाह इस दुनिया में नहीं रखे, इस लायक है फिर आदमी इस दुनिया में नहीं रखे। ऐसा इंसान किस काम का जो एक बिरादरी से नफरत करता हो? बिल्कुल नहीं। हमको तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि जात पात में ये यादव से जलते हैं, ये अहिर से जलते हैं, ये इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ है। अरे वो लोग कहते हैं, आप पूछिए, हमारे यहाँ यादव भी आते हैं, कोयरी भी आते हैं, पासवान भी आते हैं, माझी भी कुर्सी पर बैठाते हैं और जैसे हम रहते वैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ बैठिए, अल्लाह ने आपको ही बनाया है, अब काला गोरा कुछ नहीं होता है। तो ये सरासर ये सारी चीज जानते ही नहीं लोग, तो फिर अब बोल रहा, अब कोई बोलता है कि कोई बैंक लूटा गया, एक बैंक लूटा गया हमारे यहाँ रानीगंज में, डीएसपी साहब ने हमसे पूछा, खबर कराया कि थाने में आओ, तो हमने बोला काहे के लिए? तो बोला था 9 बजे रात में। तो बोला थाने में हमको बुलाया जा रहा किस लिए? तो बोला डीएसपी साहब बुला रहे हैं। नंबर लेके हमने दूसरे दिन डीएसपी साहब को लगा दिया, दूसरे दिन भी बुलाया गया हमको, डीएसपी साहब को बुलाया, सर आप बुलाए हमको? तो बोला हाँ बुलाया तो है, वो रानीगंज में बैंक लुटाना उसके बारे में बताओ। वो सर रानीगंज में बैंक लूटा उसके बारे में हम बताओ? अरे किसने लूटा? आज के इतने लड़के पैदा हो गए हैं, कौन लूटा, क्या लूटा और किसके बारे में बताऊं? अगर हम जानते भी सर तो किसी क्रिमिनल से हम दुश्मनी नहीं लगे है? लेकिन खराब हम लोग को भी लगा कि रानीगंज हम लोग के इलाका, वहां बैंक लूटा गया। मेरा ऐसा फेस है कि जनरल फेस नहीं है, कॉमन फेस नहीं है, आप कहीं भी एक बार कोई देख लेगा तो दोबारा मुंह पहचान लेगा। हमसे पूछा जा, उस दिन से डीएसपी साहब समझ गए, सीजीएम साहब के साला अपहरण हो गया और उनके साथ कुछ लोग, उसके बारे में पूछा कि हमको सर मालूम चल जाएगा कल होके कि कौन अपहरण किया। जब मालूम चला कि कौन आदमी उसको किडनैप किया तो उससे गलत फिर पूछवाया हमने, डीएसपी साहब पूछियो कि कौन का अपहरण किया। इस तरीके का एग्जाम हमेशा आप पर लगता है, तो ये जो प्रोपेगेंडा है बेसिकली आपके खिलाफ जो फैलाया जा रहा है, आपको बदनाम करने का, तो ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? जो समाज के कुछ लोग खिलाफ होते हैं ना, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको एक रुतबा अल्लाह इज्जत दे रहा है, आपको ये अच्छा एक ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो एक समाज का रुझाव होता है, तो लोग को जलन पैदा होती है, बस यही बात है। इसी पर एक सवाल है कि आप अपना सबसे बड़ा विरोधी या दुश्मन कोई इंडिविजुअल को मानते हैं या फिर नहीं? किसी को नहीं मानते हैं, कई अपनी तकदीर को मानते हैं। जो कोई हमसे नफरत करता है, ये करता होगा शायद, ये तो अपनी तकदीर को मानेंगे ना कि हम तो किसी से नफरत नहीं करते। कोई अगर मेरे से करे, ये अफसोस की बात है मेरे लिए, और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सुधार में आवे। अगर मेरी और कमी है तो और सुधारना चाहिए। हम किसी दूसरे को दोषी नहीं मान सकते, क्या माने उसको? आने वाले चुनाव में कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है वो आपका नजदीकी होगा, जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, डिसाइड जो किया जाएगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी, वो सरघाटी हो या फिर हो, जहां से भी हमको बोला जाएगा, हम ये 2 जगह में कहीं भी खड़े हो सकते। उम्मीद है कि आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ इंशाल्लाह, टिकट मिलेगा। हाँ ऐसा तो हमको किया गया है। क्या सोच रखते हैं विधानसभा को लेकर? अरे जब ऐसी पावर अल्लाह इज्जत दे देगा, ऐसी कामयाबी दे देगा, तो फिर आके पूछ लीजिएगा और समाज से पूछ लीजिएगा, आवाम से पूछ अगर लीजिएगा। सरघाटी से टिकट मिलती है, जी, सरघाटी जिला बनेगा, बहुत सालों से एक रट चला आ रहा है, आपको लगता है कि आप जब विधायक होंगे तो इस पर आवाज उठाइए? इसके लिए बिल्कुल दिलो जान से आवाज उठेगी, बिल्कुल। अच्छा, इससे एक रिलेटेड सवाल ये है कि सारे लोग विधायक जो भी कैंडिडेट होते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं रहती है, लेकिन वही एक आखिरी मंशा रहती है कि विधायक बन जाते हैं, फिर खुद को और अपने परिवार को बढ़ाने में और पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो क्या आप भी यही मंशा रखते हैं? अरे भाई, हम ऐसा अगर रखते तो जिला परिषद में आपको बताया ना कि हमसे काम नहीं हो सका तो हमने बता दिया। अब हम अभी बोल देते, हवा दे देते कि ये काम किया, वो काम किया, आइए क्षेत्र में देखिए। जो काम हमसे नहीं हुआ वो नहीं बताया। कल अगर अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दिया तो एक समाज के लिए इंशाल्लाह अच्छी मेहनत करेंगे और जहां तक होगा इंशाल्लाह पूरी आवाम खुश रहेगी। कहीं आप विधायक बन गए, कहीं दबंगई आपकी और बढ़ गई? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे आदमी हम नहीं है।
ऐसे आदमी हम नहीं हैं जो और दबंगई बढ़ जाए और विधायक और एमपी की जरूरत नहीं। ऊपर वाले ने ऐसी इज्जत दिया है, जो कहीं किसी एमपी एमएलए की बात बोली है उसकी कभी हमने परवाह नहीं उठा के किया। हम अल्लाह पे रखते हैं उम्मीद और उसकी रजा चाहते हैं और उसकी वो अल्लाह चाहेगा तो सब इज्जत देने वाला वो है ना। इज्जत सबसे अल्लाह पाक देते हैं। सही बात। तो अब एमएलए हम बन जाएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और अल्लाह चाहेंगे घटाने एमएलए के बाद भी तो इज्जत घटेगी कि नहीं। तो अल्लाह पाक भी इज्जत देते हैं ना। ईमान बड़ा पुख्ता आदमी मजबूत रखने की जरूरत अगर मुसलमान रखता है, ये सब की कोई जरूरत नहीं। सबको परवाह एक समाज के काम करने के लिए एमआईएम से जुड़ के हम चाहते हैं कि अगर एमएलए बने तो जो जिंदगी है अल्लाह ने दिया है तो इंशाल्लाह वो हम लोग समाज के लिए करें। एक नई चीज चाहते हैं करना। बिल्कुल बताइए जो उसके लोग बारे में। उसका देखिए उसका नाम क्या बताएं। कुछ एक जब नई सोच रखते एक हैं। आने दीजिए ना। देखिए नई सोच का मतलब ये है कि हम यहाँ हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना देंगे, ऐसे नहीं। ऐसी सोच रखेंगे जो समाज रिलीफ महसूस करे, कोई जात पात में ना बटे। बहुत सारी चीजें जैसे शिक्षा व्यवस्था यहाँ सुधरनी चाहिए। उसको किसी भी कभी भी उसको जरूरत पड़े तो बेधड़क वो 2 मिनट में मिले और आवे तो खुश हो जाए। ये सबसे बड़ी ये जो है ना विकास है। विकास रोड और नाली सब भी नहीं है। विकास है ये समाज को मिला के चलना और एक पूरे समाज की मोहब्बत दिल में लेके चलना। ये सबसे बड़ी विकास हम मानते हैं। अपोजिशन पार्टी ऐसा कहती है कि यहाँ बिहार का प्रदेश का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वगैरह बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है। लाइन बहुत ज्यादा है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था रोजगार ठीक को नहीं है। बिल्कुल तो इन सब को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल ये सब सारी चीज हो रही है और इंशाल्लाह हमारी जो पार्टी है एमआईएम इसी की तो आवाज उठाती है, इसी की तो आवाज उठा रही है और इंशाल्लाह हम लोग भी अगर अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दिया तो बड़ी जबरदस्त तरीके से हम लोग इस चीज पर करेंगे और हाँ इस पे हम लोग करेंगे। बिहार में जो सरकार अभी तत्कालीन सरकार जो है वो कितना सफल है कानून व्यवस्था में, शिक्षा, स्वास्थ्य में? आप कितना सफल मानते अरे भाई आप समझ लीजिए, आप ही जान लीजिए ना। आप पूछ रहे हैं हमसे सवाल तो कितना है तो आप लोग को नॉलेज है ना, जानकारी है ना। सारे लोग को है। आप कितना मानते? आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं इसीलिए हम आए हैं इस पार्टी में। हम भी कुछ जो चाहते हैं कि जब पावर में आए कुछ करना चाहते हैं तो इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि सब ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम भी आए हैं, कदम रखा। हमको इस सब की कोई जरूरत नहीं। लालू यादव के टाइम में जंगल राज कहा जाता है, नीतीश जी के टाइम में अफसरी राज कहा जाता है। देखिए लालू जी के टाइम में जो भी हुआ या नीतीश जी के राज में भी हो रहा है, वो सारे समाज जो सारे लोग हैं बिहार के जो लोग हैं वो सब लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि कल क्या हुआ आज क्या हो रहा है। तो अब ये इल्जाम हम क्या दें। इल्जाम से बहुत बड़ी बात है जबान में, तो जबान नहीं उतरी जो उतनी बड़ी बात बोली जा सकती है। तो पार्टी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर एमआईएम बड़े पैमाने पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ती है और अच्छी सीट पाती है, जीतती है, तो क्या वो एनडीए का साथ लेकर अपनी सरकार बनाएगी? नहीं ऐसा कहीं से भी नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता। ये इंडिया के से तालमेल करके सरकार बना रही। ये आप कंफर्म है कि एनडीए का साथ आप नहीं, बिल्कुल ना आपकी पार्टी? तो अब हम सोशल मीडिया द्वारा कुछ लोग हैं जो आपसे पर्सनली सवाल करना चाहते हैं, वो सवाल और फिर एक छोटा सा रैपिड फायर करके हम इसको करेंगे। एक सवाल है सोशल मीडिया पर सैयद कुराइल खान का, एआईएमआईएम ज्वाइन करने का आपका मूल कारण और आप पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं? एक पार्टी के लिए अच्छी मेहनत कर सकते हैं और जहाँ तक होगा पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छा काम किया करेंगे इंशाल्लाह। और पार्टी को मजबूत करने के लिए एमआईएम में आने का खास मकसद है कि एक इंसानियत की एक हक की बात करती है और एक दबे कुचले और अपनी बिरादरी की बात करती है। तो ये सबसे अच्छी बात है जो पूरे देश के लिए एक फायदेमंद चीज है। जो ऐसे लोग के साथ जाएगा आदमी जो एक पूरे देश के हक की बात कर रही है और एक बिल्कुल सच्ची बात कर रही है, इसलिए एमआईएम में हम ज्वाइन किया। एक और सवाल है, मीम से पहले आपने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा? जी ना, कभी नहीं। एक सवाल ऐसा है कि सनलाइट सेना की स्थापना क्या आपने की थी? नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक पर्चे से नाम डाल दिया तुम लोगों ने। बिहार सरकार एमसीसी से लड़ने में कभी आपकी मदद की है? बिहार सरकार का कोई मदद आपको मिला है? नहीं ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ थे उस वक्त कुछ अफसर
जो ये समझते थे कि ये गलत हो रहा है। एक सवाल है, क्या आपको किसी बात का पछतावा है? किस बात का पछतावा? जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई आपसे जो अच्छा। लगता है कि हमसे नहीं होना चाहिए, या इससे अच्छा कुछ करते हैं? हो सकता है कोई जिंदगी में कुछ काम ऐसा हो गया होगा, जी। इसका इल्म हमको नहीं है, आपको याद नहीं? हमको याद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया हो तो अफसोस है, अफसोस हो सकता है। एक सवाल है जो थोड़ा अलग सा है, क्या आपने किसी का मर्डर किया या करवाया है? हमने ना किया न करवाया है, खिलाफ में हम लड़े हैं जरूर माओवादी में, खिलाफ में जरूर हम झमेला चला है कुछ साल तक। समाज की सुरक्षा के लिए एमसीसी से मुठभेड़ किया? एमसीसी में फेस टू फेस तो नहीं हुआ, लेकिन समाज के फेवर में खड़ा हुआ आदमी। समाज के हित में आपने किसी से भी मुठभेड़ किया? बिल्कुल। आपने आज तक जीवन में कोई एक अच्छा काम किया हो जिसके लिए आप अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि मेरे से ये वाला काम जो हुआ वो सफल देखिए हुआ? ये तो पता नहीं है, तो अल्लाह पाक को मालूम है कि कौन काम आदमी से हो जा रहा है, जो अच्छा हो जा रहा है, ये नेक हो रहा है, इसका इल्म हमको नहीं है, तो अल्लाह पाक को है, उसी ने पैदा किया है और उसी ने, तो बस ये चाहते हैं हर काम में, हर बात में कि अल्लाह राजी हो जाए, वो चाहे पॉलिटिक्स हो या दुनियावी। पॉलिटिक्स का मतलब है खल की खिदमत वाली पॉलिटिक्स कीजिए ना, ये झूठ बोले वाली ये चीज पसंद नहीं है। एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ने आप पर जुल्म किया है? हाँ, किया है अभी 2022 में, जो बेवजह हम लोग को, मेरे लड़के को भी और 2 निर्दोष लड़के थे साथ में और हम भी थे, और हम लोग को जेल भेजा झूठा केस लगा के, इलीगल टाइप से। एकदम इलीगल था उसमें। सनलाइट सेना क्यों ज्वाइन करना पड़ा आपको? सनलाइट से ज्वाइन नहीं किया, समाज के लिए तो बोला, तो माओवादी के खिलाफ हमने आवाज उठाया। सनलाइट कोई सेना थोड़ी उसमें जाके ज्वाइन कर लिया, उसके समाज ये के कुछ खिलाफ। सवाल थे, तो जैसे सवाल थे वैसे ही हूबहू पूछ दिया। कोई तो बात एक सवाल ये भी है कि अभी रिसेंट में हुई आपकी बेटी की शादी पूरे शहर में चर्चा का एक वजह बना रहा, तो क्या रहा, क्यों रहा ऐसा कि वो चर्चा का सबब बना रहा? एकदम मामूली सी शादी थी, सादगी वाली उसको चर्चा बनाया गया होगा तो हो सकता है, लेकिन बहुत एक प्यार से और बहुत हमदर्दी से, जो भी हम लोग ने जो खाना खिलाया, बस हो सकता है कि लजीज बन गया होगा तो इसलिए तारीफ कर रहे हैं हो लोग। सकता है कई लोग वहाँ शामिल रहे हैं, एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह सारे लोग थे। देखिए एक्टर्स तो मेरे भाई है ना, मेरे अली खान जो हुए वो चचेरे सगे भाई है मेरे, इसमें कोई बड़ी बात है, तो मेरे भाई उनको आना नहीं था शादी में। फिल्मों का शौक रखते हैं कि नहीं फिल्म कि ज्यादातर लोग। एक बार मेरे ले गया था डायरेक्टर, वो जो अनिल शर्मा जी ले गए थे, तो एक लिफ्ट से हम उतर रहे थे, एक अपने दोस्त से मिलने गए थे, वो सेकंड डायरेक्टर थे, तो जी, तो वो जब गए तो इत्तेफाक से उनको लगा कि हम काम मांगने आए, कोई फिल्म में काम मांगने आए, तो जब वहां गए तो नीचे हम उतर रहे थे मिलकर उनसे, तब हम वापस से आ रहे थे, तो लिफ्ट में उतरे तो ये लिफ्ट में चढ़ रहे थे, ये हमको लेके चले गए पकड़ के हाथ ऊपर, बोला कहाँ से आ रहे, तुम ऑफिस का नाम बताया, ऊपर से आ रहे, फला आदमी से मिलके, तो वो सोचे कि कोई काम मांगने आए हैं, तो उन्होंने बोला कि एक नई कोई पिक्चर बनाना था उनको, तो बोला कि एक नए लड़के की और एक नई हीरोइन की जरूरत है, तो उन्होंने हमको सेलेक्ट किया था, लेकिन वो जो मेरे नाम के जो संजय नाम के थे, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म से कोई नहीं रखते हैं, तो क्या नाम था फिल्म? इस फिल्म के लिए आपको कहा जाता है? वो कोई टाइटल तो नया था, मेरे याद नहीं है, लेकिन वो ऐलान जंग हुकूमत, जिसने धर्मेंद्र को चमकाया, सनी देओल को चमकाया, ऐसे डायरेक्टर है वो, और अभी गदर वगैरह भी बनाया, तो वो डायरेक्टर थे। फिल्मों में आपने क्यों नहीं ट्राई? नहीं बोला तो भाई भी थे बॉलीवुड में। देखिए हम लोग थोड़ा सा ये है कि भाई थे मेरे, और भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना फिल्म में भी ज्यादा नहीं वो रहे, क्योंकि वो स्टूडियो में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सच बोलते हैं, तो ये सारी चीज है, हम लोग को थोड़ा सा हमारे गार्जियन ने उसको गलत बताया, तो हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, कुछ पर्सनल स्टोरी आपने शादी के बारे में बताया कि कैसा रहा आप लोगों का, किस तरीके से आप लोग मिले, या आपका घरेलू जीवन कैसा? घरेलू जीवन लोग जानना चाहते हैं भाई कि इतने बड़े आदमी है, इतनी बड़ी शख्सियत है, कैसे रहती है, कैसा परिवार है इनका? नहीं हम लोग एकदम रिलैक्स तरीके से रहते हैं, और अच्छे से, बस एक कॉमन तरीके से जैसे आदमी रहता है, कोई ऐसा स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है, और एकदम बिल्कुल हम लोग नॉर्मल आदमी है,
और एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? मतलब फन करने के लिए दोस्त लोग के साथ पार्टी वार्टी घूमना उमना तो ये उससे सब बहुत कम होता है, बहुत सब कम नहीं होता होता शौक है। रखते हैं? हाँ, घूमने का शौक रखते हैं? शौक कव्वाली सुनने का रखते हैं। कव्वाली सुनने का रखते हैं। और हाँ, घूमने का? घूमने का रखते हैं लेकिन नहीं घूमते हैं ज़्यादा। कोई ऐसी जगह जहाँ गया हो और आपको याद है कि अच्छी लगी आपको? ताजमहल गए, अच्छी लगी। कहाँ जाना चाहते हैं? है कोई ऐसी जगह जहाँ जाना चाहते सऊदी जाना चाहते हैं हज करने के हैं? लिए। हाँ, वहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, अल्लाह हम लोग सबको ऐसी तौफीक करे जो हम लोग जाएँ वहाँ। आप एक मैसेज अगर देना चाहें इस पॉडकास्ट के माध्यम से यूथ को यूथ, युवाओं और युवाओं को, जो आज की पीढ़ी इंटरनेट का दौर है, आज का लोग इंटरनेट पर एक्टिव है, तो आपको एक मैसेज जो यूथ को देना चाहें, जो भी आपकी तरफ से हो, तो क्या हमारी जनता को? अब यही कहना चाहेंगे कि सारे यंग जितने भी हैं हिंदुस्तान के, वो किसी भी समाज से हों, किसी भी समाज से, उनको सच का साथ देना चाहिए और सच्चे लोग की तरफ खड़े हो जाना चाहिए। किसी भी ज़ात बिरादरी को छोड़ के, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के, और ऐसे लोग के लिए पूरे हिंदुस्तान को, ये यंग को खड़ा होना चाहिए। और जिससे देश जो है अमन चैन पूरे देश में आएगी, पूरे बिहार में भी होगा और पूरे देश में भी। ऐसा हम लोग को करना चाहिए और सभी यंग को करना चाहिए। हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जितने भी यंग हैं, उनके अंदर ये सोच आ जाए। और कुछ ऐसा मैसेज जो अपने वोटर्स को देना चाहते हैं, जिस भी विधानसभा में आपको आपकी पार्टी टिकट दे, तो क्या वोटर्स को आप मैसेज देना वोटर्स का की बात है कि सिवाय एमआईएम के किसी को ना सपोर्ट कीजिए, किसी को नहीं कीजिए। अगर करते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी पूरी फैमिली को धोखा देते हैं। एमआईएम से बेहतर एक इंसान के लिए, एक समाज के लिए कोई दूसरी संगठन नहीं है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और इंशाल्लाह मगध में जो भी लोग आवेंगे जिस समाज से भी, वो बहुत अच्छे लोग रहेंगे। इस पर पूरी तौर से अच्छे से साफ सफाई के तरीके से जैसे आदमी को सोचा जाता है, वैसा सोच के ही लाया जा रहा है। तो आज के पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं। सवालों का सिलसिला पूरा रहा। बेबाकी से इन्होंने अपने पूरे सवालों का जवाब दिया। तो आज इनका धन्यवाद है। शान अली खान साहब ने हमारे पॉडकास्ट को समय दिया और अनफिल्टर्ड टॉक्स में आए। थैंक यू।